ओके, तो हम अब सीखने वाले हैं ग्रेडल। एंड चलिए देखते हैं कि आखिर ये ग्रेडल होता क्या और कैसे हम इसको यूज करते हैं, और धीरे धीरे करके हम लोग सब कुछ ग्रेडल भी सीख जाएंगे। और फाइन यार, देखिए ग्रेडल क्या है, एक बिल्ड ऑटोमेशन टूल। मैं लिख देता हूँ कि द बिल्ड ऑटोमेशन टूल, द बिल्ड टूल लिख सकते हैं। यस, द बिल्ड या ऑटोमेशन टूल करना अच्छा है, बिल्ड ऑटोमेशन टूल, ठीक है। अब ग्रेडल सीखने के लिए क्या आपको क्या क्या आना चाहिए, है ना। प्री रिक्वेसाइट्स यार, प्री रिक्वेसाइट्स टू लर्न ग्रेडल। अब ग्रेडल सीखने के लिए आपको क्या आना चाहिए, तो पहला आपको आना चाहिए एटलीस्ट, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कोर जावा, ठीक है। एडवांस जावा का नॉलेज गुड टू हैव है बट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और जो लोग हाइबरनेट या स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीख रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट रिकमेंडेड है। जो लोग हाइबरनेट ये सब सीख रहे हैं, हाइबरनेट सीख रहे हैं या जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीख रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी रिकमेंडेड है। उसके बाद लिटिल बिट आपको इक्लिप्स पर काम करना आना चाहिए, और आई थिंक कि आप यूज कर रहे होंगे। अगर आप इक्लिप्स या STS ID जो भी आप यूज करेंगे, तो हम तो इक्लिप्स या ID ऑलरेडी यूज कर रहे हैं अपने इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क के इंटायर इसमें पूरा का पूरा इंटायर इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में, पूरे के पूरे कोर्स में। एंड एक और चीज़ क्या था भाई कि एडवांस नॉलेज या सर्वलेट लॉ जो है, सर्वलेट बेसिक नॉलेज इज़ गुड टू हैव बट नॉट मैंडेटरी, इज़ गुड टू हैव बट नॉट मैंडेटरी। समझ में आ जाएगा, बट ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है तो काफ़ी अच्छी बात है। हम लोग सीखेंगे ग्रेडल। एंड यार ध्यान रखिएगा, नोट या मोस्ट रिकमेंडेड टू लर्न ग्रेडल। लर्न ग्रेडल किन के लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, फॉर स्प्रिंग लर्नर्स या हाइबरनेट फ्रेमवर्क लर्नर्स। स्प्रिंग लर्नर्स या हाइबरनेट फ्रेमवर्क लर्नर्स, जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क या हाइबरनेट पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है ये चीज़ सीखना, एंड उनको सीखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई ये यूज होगा ही, और कंपनी में अगर आप मतलब अच्छा खासा परफॉर्म करना चाहते हैं तो भाई ग्रेडल आप यूज कीजिए, और आपके लिए भी फ़ायदेमंद है यार। आप कोई अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें आप ग्रेडल लिखेंगे अपने रेज्यूमे में तो काफ़ी एक अच्छा सा इंप्रेशन पड़ेगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको ये इंप्रेशन खोना चाहिए, आपको ज़रूर लिखना चाहिए और ग्रेडल जरूर सीखना चाहिए। तो मोस्ट रिकमेंडेड फॉर स्प्रिंग लर्नर्स और हाइबरनेट फ्रेमवर्क लर्नर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो देखिए ग्रेडल जो है एक बिल्ड ऑटोमेशन टूल है, ठीक ना। द बिल्ड ऑटोमेशन टूल यह क्या करता है, जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको जो बिल्ड करने का प्रोसेस होता है उसको बिल्कुल ऑटोमेट कर देता है, खुद से बिल्ड करता है, ठीक है। कैसे, अब बिल्डिंग द एप्लीकेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिल्डिंग द एप्लीकेशन, है ना। आखिर मीनिंग क्या है इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने का, राइट। ये भी तो पता होना चाहिए आपको, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिल्डिंग द एप्लीकेशन। यहाँ अगर मैं लिखूँ what do you mean by building an application। एक एप्लीकेशन को बिल्ड करने का मतलब क्या होता है ये पहले समझना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा कि वाकई में इसका नीड क्या है, वाई हम लोग सीखें, क्यों सीखें ग्रेडल और क्यों यूज होता है। ये जानने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि बिल्ड एप्लीकेशन को बिल्ड करने का मतलब क्या होता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग द एप्लीकेशन ना। जो भी बिल्ड प्रोसेस होता है उसको ऑटोमेट कर देता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। देखिए तो बिल्ड ऑटोमेशन ये जो है किसकी बात करी जा रही है, एप्लीकेशन को बिल्ड करने का प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। पर बिल्ड करने का क्या मतलब होता है वो सही से एकदम बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए बिल्डिंग द एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आपके एप्लीकेशन को, आपके प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार करना। जैसे आपने पूरा डेवलप कर लिया, आपने पूरा कोड कर लिया, तो जब आप कोड करोगे तो क्या डायरेक्ट रन होगा कोड? नहीं, कोड करने के बाद आप उसको टेस्ट करोगे, देखोगे कहाँ सही है नहीं है, कुछ ओवरऑल चेकिंग करोगे, अपना कंपाइल करोगे, कंपाइल करके तब ना वो फिर रन करोगे। और रन करने के लिए कहाँ, मैं कह रहा हूँ सर्वर में रन करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट इज रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट, प्रोजेक्ट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन।
कहाँ तक बिल्ड, एप्लीकेशन को बिल्ड करने का मैं मतलब क्या कह रहा हूँ कि भाई रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, जो सर्वर में एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए ताकि क्लाइंट उसको यूज कर सके। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिख लिए हैं यहाँ पे मैं कॉपी में, ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना, इसलिए मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा क्लियरली, राइट। और एक एक पॉइंट यहाँ पर लिख भी दूंगा, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बट फिलहाल अभी आप पढ़िए, समझिए, तब डाउनलोड कीजिएगा, तब की बात है। ठीक है, अभी नहीं, अभी डायरेक्ट देखेंगे इस नोट्स को तो डायरेक्ट समझ में नहीं आने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा फॉलो कीजिए। तो हम बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन को बिल्ड करने का मतलब होता है आपके एप्लीकेशन को ऐसे, मतलब ऐसा कंक्लूजन तक ले जाना, ऐसा बिल्ड कर देना, मतलब समझ रहे हो ना, बिल्ड कर देना। एप्लीकेशन को आप ऐसा बना दो ताकि वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए, एग्जीक्यूट होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। ठीक ना, इसका ये मतलब होता है बिल्डिंग द एप्लीकेशन का मतलब, समझ गए? ये मतलब होता है। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय बिल्डिंग एन एप्लीकेशन? तो एक एप्लीकेशन को बिल्ड करने का मतलब होता है कि उसको अपने इन्वायरमेंट में रन करने के लिए रेडी करवा देना। फाइन, समझ गए होंगे। तो समझिए यहाँ से मैं इसका मतलब क्या होता है कि भाई कीपिंग, ओके, कीपिंग योर प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन, ओके, कीपिंग योर प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन, कीपिंग रेडी या कीपिंग योर प्रोजेक्ट, ओके, कीपिंग योर प्रोजेक्ट रेडी, project or application ready to execute, okay, keeping your project or application ready to execute is called building the application. It's called building the application, building an application, okay। उसको ऐसे environment तक आप पहुंचा दीजिए कि वो भाई अपना डिप्लॉय कर दीजिए, ताकि वो मतलब सब कुछ करके, अब डिप्लॉय करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी ना एक एप्लीकेशन को, तो वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वही बिल्ड कहलाता है, बिल्डिंग कहलाता है। ठीक है, अब इसमें बिल्ड प्रोसेस इंक्लूड होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि भाई नोट, यहाँ पर ये जो स्टार वाले पॉइंट है कि बिल्डिंग द एप्लीकेशन, बिल्डिंग एन एप्लीकेशन, ओके, बिल्डिंग एन एप्लीकेशन building an application contains many processes, okay, many processes, okay ना। these processes are known as build process। ठीक है, build process, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको बोलते हैं बिल्ड प्रोसेस। ठीक है, एक एप्लीकेशन को जब आप बिल्ड करेंगे तो उसको कई सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बिल्ड प्रोसेसेस। ओके, एक एप्लीकेशन को जब आप बिल्ड करते हैं, मतलब रेडी टू एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं, जब उसको एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो उसको बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजारा जाता है, तब जाकर के वो फाइनल तैयार होता है, ताकि आप उसको सर्वर में चला सके, किसी कंप्यूटर में रन करवा सके, कि इंटरनेट पर आप सर्वर बना करके उसको रन करवा सके। तो उसके पहले वो बिल्ड करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस लगते हैं, और वो प्रोसेसेस को बिल्ड प्रोसेस कह रहे होते हैं। तो बिल्ड प्रोसेसेस यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप समझें कि क्या क्या बिल्ड प्रोसेसेस होते हैं, तो आप आराम से, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो क्या आप दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स, देखिए क्या क्या इन्वॉल्व करता है, आप खुद समझ जाएंगे अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर। और सबसे पहले हम देखते हैं क्या इन्वॉल्व करता है, तो डेवलपिंग द एप्लीकेशन, डेवलपिंग सोर्स कोड, है ना, सोर्स कोड ऑफ द एप्लीकेशन। जब आप सोर्स कोड बनाते हैं तब फिर क्या करते हैं, उसको कंपाइलिंग, ठीक है, अपने एप्लीकेशन को कंपाइलिंग द कोड, ओके, कंपाइलिंग द कोड और कंपाइलिंग द एप्लीकेशन, कोड या ऐप या प्रोजेक्ट जो भी आप लिखेंगे कंपाइल करेंगे, है ना उसको। अभी भी ये रेडी टू मतलब रन करने के लिए नहीं हुआ है ना, कंपाइल करने के बाद भी और सारे प्रोसेसेस जुड़ जाते हैं। जैसे आपको जार्स होते हैं, जो फाइल्स होते हैं, जो लाइब्रेरीज होते हैं, उनको कई बार आपको क्लास पाथ में सेट करना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए आप सर्वलेट के साथ काम कर रहे हैं, आप जेडीबीसी के साथ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जेडीबीसी और सर्वलेट को जो जार फाइल्स होते हैं उसको क्लास पाथ में सेट करना पड़ता है, राइट। तो समटाइम्स आपको ऐसा ज़रूरत पड़ता है। तो एडिंग
लाइब्रेरीज, है ना, लाइब्रेरीज या जार फाइल्स टू द क्लास पाथ। ठीक है, कभी कभी ये भी इंक्लूड हो जाता है, तब जाकर के अभी भी ये पूरी तरीके से रन करने के लिए तो रेडी है नहीं, राइट। क्रिएटिंग प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज, फोल्डर्स मैं अब लिख दे सकता हूँ, है ना, फोल्डर्स। क्यों? देखिए, जब आप ढेर सारा जब आपका कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है तो हर किसी का एक अलग अलग क्या होता है कि फोल्डर बना होता है, एक डायरेक्टरी बना होता है। अगर आप सर्वलेट जानते हैं, जो जानते हैं ठीक है, बट अगर नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है, आराम से रहिए। देखिए, जब आप सर्वलेट जेएसपी के साथ काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक web-inf करके फोल्डर होता है ना, या सोर्स फोल्डर होता है, और कई तरीके से फोल्डर होते हैं। तो एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग फोल्डर बनते हैं, तो आपको बनाना पड़ेगा। तो तभी ना सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोर्स कोड डेवलप करेंगे। और कहाँ करेंगे वो सोर्स कोड को डेवलप? तो उस अलग अलग डायरेक्टरीज में। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कौन कैसे। तो वो बनाना पड़ेगा आपको, तब जाकर के वो इस इन्वायरमेंट में रखेंगे, फिर जाके वो रन करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। फिर हम लोग कई बार इसका यूनिट टेस्टिंग करते हैं, कई बार तो हमें डॉक्यूमेंटेशन भी जनरेट करना पड़ता है, राइट ना। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या क्या बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है यार, मतलब क्या मैं बताऊँ आपको। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है कि भाई जनरेटिंग डॉक्यूमेंटेशन समटाइम्स आपको क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करना पड़ता है ना। अगर आप जावा का यूज कर रहे हैं तो यूज जावा डॉक टूल। जावा डॉक टूल एक टूल है, जावा डॉक टूल, ये जावा डॉक, जिससे आप जावा का डॉक्यूमेंटेशन, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करवा सकते हैं। और क्या काम करना पड़ सकता है, पैकेजिंग द जार्स, है ना, पैकेजिंग द जार फाइल्स, पैकेजिंग द क्या बोल सकते हैं आप उसको, ऐप, है ना, ऐप को जो है पैक करना अलग अलग जार फाइल्स में, राइट। या क्रिएटिंग जार्स में लिख देता हूँ, बिल्डिंग जार्स ऐसे लिख देते हैं, बिल्डिंग जार फाइल्स, है ना, या वायर फाइल्स, ये जो होते हैं, है ना। ये आई थिंक आप ऑलरेडी, अगर थोड़ा सा भी आपको एडवांस जावा का नॉलेज है तो आपको पता होगा आई थिंक, बट ठीक है, अगर नहीं पता बहुत ज़्यादा चीज़ें तो आराम से समझिए, समझ में आ जाएगा चीज़ें, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है अपने माइंड में। ठीक है, बिल्डिंग जार फाइल्स आपको और क्या क्या ज़रूरत पड़ सकता है आपको, फिर ज़रूरत पड़ता है, हो सकता है कि भाई और कोई पॉइंट छूट रहा है हमारा, नहीं अभी तो कोई पॉइंट छूट रहे हैं यार, मैं सही जा रहा हूँ, चलिए ठीक है। तो बिल्डिंग जार फाइल्स हो गया, वार फाइल्स हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये जार फाइल्स हो गए, ठीक है, अभी भी ये मतलब नहीं होता है, अभी भी आपको क्या करना पड़ता है, यूनिट टेस्टिंग करते हैं आप, है ना। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, अब यूनिट टेस्टिंग प्रोग्रामर के द्वारा होता है, जो खुद प्रोग्रामर अपने लिखे गए कोड को चेक करता है कि टेस्ट केस में हमारा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट से जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या वो रिजल्ट आ रहा है। तो अगर वो रिजल्ट आ रहा है तो भैया इसका मतलब टेस्ट केस सक्सीड है, नहीं है तो भाई कहीं कुछ दिक्कत है, चेंज करते हैं कोड, मॉडिफाई करते हैं, फिर से उसको कंपाइल करते हैं, क्या समझे। तो यूनिट टेस्टिंग कई बार होता है, तब जाकर के आपको जब सब कुछ सही होता है तो फिर आप डिप्लॉयमेंट करते हो, है ना। डिप्लॉयमेंट मतलब सर्वर पर आप जाकर के डिप्लॉय कर रहे होते हो, राइट। इस तरीके से इतना सारा काम कर रहे होते हो, एम आई राइट और नॉट, समझ में आया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि देखिए, क्या ये बिल्ड प्रोसेस एक बार में ही सक्सेस हो जाएगा। मान लीजिए कि मैंने आज एक एप्लीकेशन बनाना चाहा और मैंने बनाने लगा एप्लीकेशन, मैं एक एप्लीकेशन बनाने लगा, आप एक एप्लीकेशन पर काम करने लगे, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपने कोड करने लगा उस एप्लीकेशन का। तो भाई जब आप कोड कर रहे हैं एप्लीकेशन का, तो आप एक बार आपने कोड किया, ठीक, आपने कोड किया, ये डेवलप हुआ सोर्स कोड को आपने डेवलप किया, आपने कंपाइल किया, ठीक है, कंपाइल किया। अब आपने देखा कि नहीं भाई मैं कंपाइल कर रहा हूँ तो 4 फाइल्स कंपाइल हो रही हैं, 4 .java क्लास कंपाइल हो रहा है, उसमें से 4 कंपाइल हो रहा है और 2 कंपाइल नहीं हो रहे। अब 2 में आपने गया, वहाँ पे आपने देखा, आपने चेंज किया, तो हो सकता है आपको मल्टीपल बार एक एक काम को करना पड़े, है ना। इस काम को, ये जो आपको काम दिख रहा है, ये एक एक ये जो काम है, इस ये जो प्रोसेस है उस पर सिर्फ दोबारा आपको गुजरना पड़े, राइट। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई, सिंपल सी बात है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा दोबारा गुजरना पड़े आपको, फिर से उसको चेंज करना पड़े, कोड को चेंज करना पड़े, फिर से आपको कंपाइल करना पड़े, ऐसा पड़ सकता है जरूर। तो ज़रा समझिए, आप जब डिप्लॉय करेंगे, है ना, जब डिप्लॉयमेंट तक पहुंचेंगे, ये लास्ट होता है ना डिप्लॉयमेंट, सर्वर में डिप्लॉय कर देना। जब आप डिप्लॉयमेंट तक पहुंचेंगे एप्लीकेशन के, तो आपने किया, डेवलप किया सोर्स कोड, फिर आपने कंपाइल किया, जार फाइल ऐड किया, जनरेट किया, क्रिएट किया, सब कुछ किया और आपने डिप्लॉय कर दिया। अब ज़रा ध्यान से समझिए मेरी बात को भाई, जब आपने इतना कुछ किया, कुछ कंपाइलेशन में प्रॉब्लम हुआ तो आपको फिर से
कोड कंपाइल करना पड़ेगा, या आप कुछ नया फीचर ऐड किया आपने, तो आपने जब नया फीचर ऐड किया, डेवलप किया सोर्स कोड, फिर से आपको यहाँ सेकंड वाले स्टेप पर आना पड़ेगा, कंपाइलिंग द कोड, आपको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा और फिर से जाकर के उसका जार फाइल ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको पैक करना पड़ेगा, फिर जार या वार फाइल्स जो भी आप रिलेवेंट में जो भी आपके ऐप का होगा उसको बनाना पड़ेगा, या तो जार बनाइए या तो वार बनाइए, जो हम एडवांस जावा में कर रहे होते हैं, तो जार फाइल्स बनाना पड़ेगा। फिर आपको फिर से क्या यूनिट टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप डिप्लॉय करोगे। डायरेक्ट तो वही कोड तो डिप्लॉय नहीं करोगे बाहर, फिर से आपका कंपाइल होगा, फिर से आपका सब कुछ होगा। तो सोचिए जब भी आप कोड को मॉडिफाई करेंगे या जब भी आप कोड जो कंपाइल नहीं होगा, बार बार इतने सारे प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ेगा। आपके प्रोजेक्ट को बार बार इतने सारे प्रोजेक्ट से गुजरना पड़ेगा जब भी आप एक नया कुछ उसमें ऐड करेंगे, कुछ मॉडिफाई करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो इतना सारा प्रोसेस से गुजरना क्या एक लंबा प्रोसेस है, क्या प्रोग्रामर का टाइम लेगा, और प्रोग्रामर का टाइम लेगा तो भाई बिजनेस तो थोड़ी देर बंद रहेगी। भाई आप कुछ बग आ गया, नहीं कोड काम कर रहा, तो फिर से कोड लिखो, उसको चेक करो, कंपाइल करो, देखो कहाँ दिक्कत है, उन्हें टेस्टिंग करो, डिप्लॉय करो, तब ना कोड रन होगा। तो वहाँ तक जाने में तो टाइम लग जाएगा काफ़ी अच्छा खासा। तो समझिए अगर आप एक एक चीज़ मैनुअली करते हैं, खुद भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, खुद होता भी है, खुद आप कर सकते हैं एक एक चीज़ को, लेकिन एक एक चीज़ खुद करना क्या ये एक लंबा और एफर्ट टेकिंग टाइम है और एक मतलब काम है, राइट। अब ये लंबा भी काम है, मतलब ड्यूरेशन भी इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एफर्ट भी ज़्यादा लगेंगे। तो ये मैनुअली ऐसा काम किया जा सकता है, मैनुअली करोगे तब ऐसा होगा। एक एक प्रोसेस को आपको मैनुअली गुजारना पड़ेगा, तब जा करके इतना टाइम लगेगा। लेकिन बिल्ड ऑटोमेशन टूल का काम क्या होता है, जो ग्रैडल है हमारा, यही सारे बिल्ड प्रोसेस को इतना आसान बना देता है, इतना आसान बना देता है, इतना ऑटोमेट कर देता है कि कुछ हद नहीं है भाई। बहुत ज़्यादा आसान बना देगा, बहुत ज़्यादा ही उसको इजी बना देगा। कौन? ये आपका ग्रैडल, ठीक है, ग्रैडल बिल्ड ऑटोमेशन टूल। ये बहुत ज़्यादा ये सब काम को आसान बना देगा, इसी को ऑटोमेट कर देगा कि बार बार आपको एक ही काम ना करना पड़े, आपका टाइम ना लगे, आपका प्रोजेक्ट जल्दी से डिप्लॉय हो जाए, जल्दी से रन होना शुरू हो जाए, जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, बहुत सारा टाइम बचाएगा आपका। यही है बिल्ड ग्रैडल, ठीक है। अब जिनको हो सकता है ऐसा लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई मुझे मैवन नहीं आता तो मैं सीख सकता हूँ। भाई मैवन इज नॉट प्री रिक्विसाइट्स फॉर लर्निंग ग्रैडल। मैवन आपको आता है नहीं आता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी समझेंगे चीज़ें, ठीक है, और ऐसा समझेंगे कि मैं फैमिलियर हूँ थोड़ा बड़ा इस बिल्ड टूल के साथ। बट जिनके लिए नया है कोई दिक्कत नहीं है, ग्रैडल नहीं आता, कुछ भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रैच से ही शुरू हुआ है ये ट्यूटोरियल ग्रैडल का और पूरा ख़त्म होगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को। तो ये सब काम को कौन आसान बना रहा है? बिल्ड टूल, जैसे ग्रैडल, मेवन और क्या क्या होते हैं, एंट, ये सब बिल्ड टूल है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी अगर आप इसको ऑटोमेट कर देंगे, ठीक है, अगर हमने कहा कि भाई मैं इसको ऑटोमेट कर देता हूँ, ठीक ना, मैंने कहा कि इंस्टीड ऑफ इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस ऑल बिल्ड प्रोसेस मैनुअली it is better to automate them, yes or no, automate them, ठीक है। तो ऑटोमेट करने के लिए आप देखिए, पुराना जो तरीका था एक यू कैन यूज डॉट बैच फाइल होता है, विंडोज बैच फाइल, ठीक है, विंडोज बैच फाइल, ओके। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं ओके, विंडोज बैच फाइल। एक्चुअली विंडोज बैच फाइल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो विंडोज बैच फाइल यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहले तो विंडोज या डॉट बैच फाइल लिख देता हूँ, इसी का नाम है क्या भाई, विंडोज बैच फाइल। तो एक्चुअली बैच फाइल क्या होता है कि बैच फाइल, अगर मैं यहाँ आपको बताता हूँ, लिख करके बताता हूँ, तो बैच फाइल बेसिकली एक जनरल सा टेक्स्ट फाइल होता है जो डॉट बैट एक्सटेंशन के साथ होता है, ठीक है। डॉट बैट एक्सटेंशन के साथ एक जनरल सा टेक्स्ट फाइल होता है जो जिसमें बहुत सारे सेम तरीके के या बहुत सारे अलग अलग तरीके के भी कमांड्स होते हैं, ठीक है। कमांड्स ऑलरेडी लिखे गए होते हैं, आप खुद लिखते हैं और वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए क्या होता है, रिपीट करवाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख के आपको बताऊँ तो
डॉट बैट फाइल इज द एक्सटेंशन टू विंडोज बैच फाइल। विंडोज बैच फाइल का एक्सटेंशन है विंडोज बैच फाइल। फाइन, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ कि डॉट बैच फाइल कंटेंस, डॉट बैच फाइल, ये जो बैच फाइल होता है डॉट बैच फाइल कंटेंस क्या रखता है इसमें, कंटेंस वेरियस कमांड्स, है ना, वेरियस कमांड। अच्छा पहले तो ये मैंने लिखा ही नहीं कि होता क्या भाई। तो डॉट बैच फाइल इज अ जनरल, नो जनरल भी नहीं, ऐसे लिख देते हैं, इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल। प्लेन टेक्स्ट फाइल बिल्कुल एक टेक्स्ट फाइल होता है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल विच कंटेन्स, जो क्या रखता है, वेरियस कमांड्स, ओके, टू डू सम रेपिटेटिव टास्क, जो एक ही तरीके के काम है रेपिटेटिव टास्क्स को करने के लिए, और स्क्रिप्ट्स और सम स्क्रिप्ट्स और कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स लिखे गए होते हैं उस बैच फाइल में, टू रन वन आफ्टर अनदर, ठीक है। एक ऐसा जनरल सा डॉट बैट के नाम से नोटपैड में जाकर के आप सेव कीजिए और वहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखिए, कमांड्स लिखिए, और वो कैसा कमांड होगा, बिल्कुल वही कमांड होगा जो काम आपको करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लूँ, अगर मान लीजिए मेरा एक ऐप है जो कुछ भी है, मैं लिख देता हूँ कि माई ऐप बिल्ड डॉट बैच, मैंने बनाया एक BAT, ठीक है, बैच फाइल मैंने इसे बना दिया। तो इस बैच फाइल के अंदर मैं क्या लिखूँगा, ज़रा ध्यान से समझिए। इस बैच फाइल के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँगा, यहाँ मैं लिखता हूँ, और थोड़ा क्या मैं किसका यूज करूँ, कलर का, चलिए ठीक है। इस बैच फाइल के अंदर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा कि भाई CD जो कमांड प्रॉम्प्ट पे चलता है ना, वही सब कोड्स देंगे, ठीक है, वही सब हम यहाँ पर वो लिखेंगे, ब्लैक ही रहने देते हैं। CD कि आप जाओ कहाँ पे, हो सकता है कि भाई आप D ड्राइव में जाओ, और D ड्राइव में जाने के बाद, अरे यार एक हो गया, हाँ, CD कहाँ पे जाओ भाई, तो D ड्राइव में जाओ, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर है, ठीक है, वहाँ पर जाओ, ओके, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर देखो, यार ये बार बार क्या हो जा रहा है, ठीक है, चलो फिर से मुझे लिखना पड़ेगा। CD कहाँ पे जाओ, E ड्राइव में जाइए, और यहाँ पर आपका एक प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर है, यहाँ पर जावा प्रोजेक्ट्स नाम का एक फोल्डर है, वहाँ पे जाइए सबसे पहले, जावा प्रोजेक्ट्स। अब ये जो भी जावा का प्रोजेक्ट है इसमें गए, अब आपको सारे फाइल्स को क्या करना है, ठीक है, जावा प्रोजेक्ट्स यहाँ SRC में लिख देता हूँ, यहाँ पर है सोर्स कोड में सारा का सारा कोड पड़ा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको रन करेगा, ठीक है, इस कोड को। तो इस कोड को रन किया तो वहाँ पर पहुँच गया आप, ठीक है, उस फाइल सिस्टम पर आप मौजूद हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई जावा सी, ठीक है, स्टार डॉट जावा मतलब कि जितने भी जावा फाइल्स पड़े हुए हैं इसमें, जितने भी जावा फाइल्स पड़े हुए हैं इस लोकेशन पर, उन सब को कंपाइल करो, तो सबको कंपाइल कर देगा, ठीक है। अब जब सब कुछ कंपाइल हुआ तो एक काम करो भाई, कि mkdir एक डायरेक्टरी बनाओ, है ना, एक अलग से आपको डायरेक्टरी, एक फोल्डर बनाना पड़ता है ना, वही तो है क्रिएटिंग प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज। तो mkdir वहाँ पर क्या बनाओ, एक mkdir एक मेक डायरेक्टरी क्या बनाओ, web-inf नाम का फोल्डर बनाओ, ठीक है। अब हमने वो भी बनाया, फिर हम नीचे आएंगे, फिर हम कहेंगे कि भाई ठीक है, ये हो गया हमारा mkdir, इसके अंदर बनाओ क्या भाई, क्लासेस, ठीक है। अब इस क्लासेस के अंदर तुम जो भी है अपना सब कुछ देखो, क्लास पाथ सेट करवाना है, फिर इस तरीके से सेट क्लास पाथ में करूँगा, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब यार समझ रहे हो ना, क्लासेस हो गया, और इसमें कुछ भी जो भी आपका कोड हो गया, यहाँ पर मैं लिखा कि भाई सेट क्लास पाथ सेट कर दो, ठीक है, जो लोकेशन जहाँ पे है, सपोज करिए ई है ना, यहाँ पर है, और मैं दिया लाइब्रेरीज, ठीक है, और सर्वलेट API jar, है ना, servlet-api.jar, इसको आप क्लास पाथ में सेट कीजिए। तो ये सब जो है सब क्या है भाई, ये सब आपका बार बार जो आप खुद से कोड करेंगे मैनुअली, यहाँ पर बैच फाइल ऑटोमेटिक रन करेगा, तो ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से यहाँ तक रन करेगा। जब यहाँ से यहाँ तक रन करेगा तो क्या आपका कोड ऑलरेडी कंपाइल हो रहा है इसके मदद से,
ठीक है, इसके मदद से हो रहा है। लेकिन ध्यान से समझिए, ये कोड आपको खुद लिखना पड़ेगा और ये हर एक चीज़ के लिए लिखना पड़ेगा। तो ये भी एक बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ से ऑटोमेट करवाया जा सकता है, लेकिन ये एक बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, एक बेस्ट अप्रोच नहीं है बिल्ड को ऑटोमेट करने का। जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके बिल्ड को ऑटोमेट करने के लिए ये एक बेस्ट अप्रोच है नहीं। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर जो भी और भी कोड होंगे, जो भी आपका लिखा हुआ होगा, तो ये दिक्कत है बैच फाइल के साथ भाई अभी तक। ठीक है, कि आपको दिक्कत होगा यहाँ तक सब कुछ करने में, तो इस तरीके से। अब जब इतना दिक्कत होगा भाई, तो हम नहीं चाहेंगे कि इसको ऐसे लिखें, तो ये लिमिटेशंस हो गए ना, है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैच फाइल्स की, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेज, है ना, डिसएडवांटेजेज ऑफ यूजिंग बैच फाइल। अब डिसएडवांटेजेस क्या है बैच फाइल को यूज करने के, तो ध्यान से समझिए डिसएडवांटेजेस क्या है। तो पहला यही डिसएडवांटेजेस है कि ये इट इज़ प्रोसीजरल, मतलब एक एक प्रोसीजरल पर करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू राइट एवरीथिंग मैनुअली, हमें खुद से लिखना पड़ेगा कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। दूसरा, बिल्कुल it does not take work from, ऐसे कर सकते हैं कि it does not take, क्या लिख सकते हो आप भाई, और क्या डिसएडवांटेजेस है आप सोच सकते हो कि भाई यहाँ पर तो हो गया ना, बट it does not really automates because we are writing all the commands। yes, definitely ये भी है। उसके बाद और क्या आप इसमें बता सकते हो कि भाई डिपेंडेंसी जो है टास्क के बीच वो मैनेज नहीं करता है, ये जो है डज नॉट क्रिएट, कैनॉट क्रिएट लिख सकते हैं, कैनॉट क्रिएट डिपेंडेंसी अमॉन्ग डिफरेंट टास्क के बीच डिपेंडेंसी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस काम के बाद ये काम, अगर मान लीजिए कि जो आपका कोड है वो जो कंपाइल हो रहा है, जो जावा क्लासेस जो कंपाइल हो रहे हैं, वो कोड कंपाइल होने के बाद जो है वो एक फोल्डर बनाएगा, तो वो एक फोल्डर बनाएगा पूरा का पूरा कंपाइल होने के बाद ना, अगर वो मान लीजिए कि नहीं कंपाइल होता है वो, कि कोई वो टास्क अगर कोई और 1 2 3 टास्क पर डिपेंड कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल नहीं कंपाइल हुआ, तो वहीं पे उसको रोक देना चाहिए, है ना, बताना चाहिए कि भाई कंपाइल नहीं होगा, लेकिन वो जितना कंपाइल होगा उतना करेगा, आगे बढ़ जाएगा, फिर भी रन करने का कोशिश करेगा। तो ये सब डिपेंडेंसी नहीं है उसके बीच, क्या समझे, वो नहीं बता पाएगा कि भाई हाँ कौन टास्क किस पे डिपेंडेंट है। हम चाहेंगे कि भाई जब मेरा प्रोजेक्ट नहीं काम करे, नहीं कंपाइल हो, नहीं मेरा क्लास कंपाइल हो, तो वहीं पर रुक जाए जो बिल्ड प्रोसेस है, वहीं पर मुझे एक मैसेज मिले, एक लॉग मिले कि भैया कुछ दिक्कत है कोड में, है ना, ऐसा हम चाहेंगे, राइट। तो वो डिफरेंट टास्क पर डिपेंडेंसी जो है वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। और बेसिकली और क्या है कि भाई कैनॉट हैव कंडीशनल, कैनॉट परफॉर्म कंडीशनल टास्क्स। अगर आप कुछ ऐसा टास्क दें कि नहीं भाई अगर ये चीज़ हुआ तो ये चीज़ हो जाओ, अगर ये चीज़ हुआ तो ये चीज़ हो जाओ, वो भी कंडीशनल बेस्ड पर काम नहीं करेगा, कैनॉट परफॉर्म कंडीशनल टास्क। ऐसा कर देंगे तो कि भाई कंपाइल हुआ तो एक लॉग जनरेट करो, या कुछ भी ऐसा करने का आप कोशिश करें जो एक कंडीशन पर कुछ काम करे, तो ऐसा कंडीशन पर भी काम नहीं होगा, ये भी बात सत्य है, ठीक ना। उसके बाद क्या है कि जो आप क्लास पाथ सेट कर रहे हैं, यहाँ से देखिए खुद लिख करके सेट कर रहे हैं ना, तो अगर आपका क्लास पाथ, अगर ये लाइब्रेरीज नहीं है, मान लीजिए कि आपका लाइब्रेरीज सिस्टम में नहीं है, तो क्या आप इंटरनेट से डायरेक्ट डाउनलोड करवा सकते हैं? आपको खुद करना पड़ता है ना। तो कैनॉट टेक द जार फाइल्स या लाइब्रेरीज डायनामिकली नहीं उठा सकता है, डायनामिकली फ्रॉम द इंटरनेट से खुद नहीं इंजेक्ट करवा सकता उस प्रोजेक्ट में, आपको खुद से मैनुअली करवाना ही पड़ेगा रख करके उसको, है ना। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है कुछ। तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब तो अगर ये डिसएडवांटेजेस है तो इससे भी हमारा काम नहीं हुआ, थोड़ा सा ऑटोमेट हुआ, लेकिन पूरा ऑटोमेट नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा तो ऑटोमेट हुआ है चीज़ें, क्योंकि हम कोड कर रहे हैं। तो टू ओवरकम the above problem, okay, we should use
वी शुड यूज एडवांस्ड वाली चीज़ें हमें यूज करनी पड़ेगी। एडवांस बिल्ड ऑटोमेशन टूल, हमें कैसा यूज करना है? एडवांस बिल्ड ऑटोमेशन टूल लाइक मेवन, है ना, ग्रैडल। ओके, मेवन ग्रैडल से पहले भी एक एंट है, वो थोड़ा पुराना है ये भी, बट ठीक है, मतलब मिला जुला कर, बट ये मेवन और ग्रैडल के जितना एंट जो है वो पावरफुल नहीं है, ठीक है। मेवन, ग्रैडल एंड etc आप लिख सकते हैं, ठीक है, टू ओवरकम द प्रॉब्लम। तो भाई जो एंट है वो एंट जो है ये भी एक बिल्ड ऑटोमेशन टूल है, पर मेवन और ग्रैडल के जितना पावरफुल नहीं है। और अगेन जो ग्रैडल है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ग्रैडल मतलब 60-70% इंडस्ट्री जो है ग्रैडल को यूज करती है। मेवन भी यूज होता है, अच्छा खासा मेवन यूज होता है, 40-30% मेवन आजकल यूज होता है। बट जो नया प्रोजेक्ट्स आजकल बन रहे हैं सब ग्रैडल पे बन रहे हैं, तो ग्रैडल थोड़ा सा बिट फास्टर है। मैं ये कहूँगा ग्रैडल थोड़ा सा आगे है। अगर ग्रैडल 20 है तो मेवन 19 है, ऐसा समझ सकते हैं आप। मेवन 19 है, ग्रैडल थोड़ा सा 20 है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, ज़्यादा नहीं, बट हाँ ठीक है, मतलब हम लोग सीखेंगे। ग्रैडल अभी सीख रहे हैं, मैं मेवन भी देखता हूँ, अगर टाइम मिलता है तो मैं मेवन भी आपको ज़रूर बताऊँगा, पढ़ाऊँगा और सिखाऊँगा, ठीक है। ग्रैडल सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम प्रोजेक्ट्स में जो स्प्रिंग के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाइबरनेट के जो प्रोजेक्ट बनाएंगे या सीख रहे हैं उसमें ग्रैडल यूज करेंगे, राइट। तो ये हमारा मेवन और ग्रैडल ये सब जो है बिल्ड ऑटोमेशन टूल है। तो एंट जो हो गया, एक आपका एंट हो गया, ठीक है। तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ देखते हैं ज़रा हम कि एंट, ओके, एंट भाई जो है ये भैया हमारे क्या हैं, एंट भैया। तो एंट चींटी मत समझ लीजिएगा, इसका नाम है ऑटोमेशन मैं बोल रहा हूँ, क्या नाम इसका, अनदर नीट टूल भाई, अनदर नीट टूल, ठीक है। ये जो एंट है हमारे, ये जो एंट वाले भैया हैं, इसका नाम है अनदर नीट टूल, ठीक ना। चला हम इसका देखते हैं कि एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेस मैं एक ही में लिख देता हूँ, डिसएडवांटेजेज, ओके, डिसएडवांटेज ऑफ एंट। ताकि ये क्यों नहीं यूज होता है भाई, क्योंकि हमारे पास एंट है, हमारे पास बैच फाइल था, तो बैच फाइल नहीं यूज हुआ क्योंकि उतना सारा प्रॉब्लम था। लेकिन हम भाई आखिर ये क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? तो एंट में भी दिक्कत है, और वो एंट में क्या दिक्कत है ज़रा वो समझते हैं आराम से। और यहाँ से हम लोग एंट में क्या दिक्कत है ज़रा वो समझ के देखिए। तो एंट में जो दिक्कत है भैया, सबसे पहला कि पहले तो ठीक है, मतलब ये भी ऑटोमेट करता है ना, कि इट कैन मैनेज डिपेंडेंसी इन टास्क। पहले तो इसका एक पहला ये एडवांटेज है, ठीक है, कि डिपेंडेंसी को मैनेज कर देता है। अगर कोई टास्क दूसरे टास्क पर डिपेंड कर रहा है तो उसको पहले करवा करके उसको बाद में फिर मतलब इधर उधर कर सकता है, काम आपका करवा सकता है। कौन? एंट, ये करवा सकता है, इसके पास ये पावर है भाई, ये इतना सक्सेसफुल है एंट, ठीक है। और एंट जो है क्या कर सकता है, कंडीशनल टास्क भी परफॉर्म कर सकता है। ऑल्सो कैन परफॉर्म कंडीशनल टास्क, ठीक है। कंडीशनल टास्क भी इसमें आप कर सकते हो कि भाई ये टास्क हो तो ऐसा होना चाहिए, ये टास्क हो तो ऐसा होना चाहिए, राइट। बट और क्या दिक्कत है कि ये भी जो है कैनॉट डाउनलोड द जार्स फ्रॉम इंटरनेट डायनामिकली। ये भी डायनामिकली जो है इंटरनेट से जार को डाउनलोड नहीं कर सकता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। और क्या डिसएडवांटेज, हमने 2 एडवांटेज देख लिए, 2 ही काफ़ी है इसके लिए भाई, अनदर नीट टूल के लिए, एंट के लिए। और क्या है तो भाई ये उतना भी मतलब वही बोला ना कि इट इज़ नॉट टू मच इंटेलिजेंट, इट हैज़ नॉट टू मच अमेजिंग फीचर्स लाइक ग्रैडल या मेवन या ग्रैडल जैसा। इसके पास और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है, थोड़ा बहुत ये भी ऑटोमेट कर दिया, मतलब ठीक है। कहने का ये मतलब हुआ कि मैनुअली आप कहीं जाना है आपको, आप हो सकता है पैदल जा सकते हैं, बाईसाइकिल से जा सकते हैं, या कार से जा सकते हैं, स्कूटर से जा सकते हैं। तो मान लीजिए आप पैदल जा रहे हैं, तो आप सब कुछ मैनुअल कर रहे हैं। अब आपने कहा कि नहीं भाई मैं बाईसाइकिल से जाता हूँ, मैं साइकिल से जा रहा हूँ, तो आप गए साइकिल से, तो वो एज अ बैच फाइल आपका हो गया, ठीक है। बट उससे भी अच्छा और बेहतर क्या है, तो आपके घर में हो सकता है स्कूटी है, ठीक है, वो है, तो वो अनदर नीट टूल हुआ, एंट टूल, ये एंट हो गया वो। अब इससे भी बेहतर क्या है, तो इससे बेहतर हो सकता है आप कार से जाएं, आप
मर्सिडीज से जाएँ, आप फॉर्चूनर से जाएँ, राइट। तो वो जो कार हुआ वो आपका मेवन और ग्रेडल हो गया, समझ गए। तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा वो है, राइट, ये लिमिटेशन है। तो यहाँ हम देख रहे होंगे कि भाई द बेस्ट ऑप्शन वी हैव इज़ द बेस्ट ऑप्शन वी हैव इज, या बेस्ट ऑप्शन ठीक है आप लिख सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन इज वी हैव इज क्या है भाई हमारे पास, मेवन या ग्रेडल। तो ग्रेडल हम लोग यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे स्टार करके कि ग्रेडल इज़ बिट अहेड। अच्छा, इसके कंपटीशन में मेवन से थोड़ा सा आगे है बस, अगर वही 19-20 का फ़र्क है, एक का फ़र्क है, 19-20 तो मैं बोल ही रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रेडल इज़ लिटिल बिट अहेड, ओके। और यहाँ पर हम लोग ग्रेडल देख रहे होंगे। तो ग्रेडल में जो है बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं और उसी के चलते ये पॉपुलर भी है और ये सबसे ज़्यादा यूज भी होता है। अब ग्रेडल यही सब काम को जो आपका है सब कुछ है, मतलब ग्रेडल के पास बहुत कुछ है यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके। तो अगर आप देखें तो ग्रेडल मेन फीचर्स, ओके, जनरल फीचर्स ऑफ ग्रेडल, ग्रेडल का आप फीचर्स देखिए यहाँ पर ज़रा समझिए, ठीक है, कि क्या क्या फीचर्स हैं, अमेजिंग फीचर्स आपको मिलेंगे ग्रेडल में। तो सबसे पहला जो ग्रेडल का फीचर है, अगर मैं लिखूँ ए कॉमा और ए लगा करके यहाँ मैं लिखूँ और बताऊँ आपको, तो ग्रेडल का जो सबसे पहला फीचर है, सबसे पहला कि ग्रेडल इज़ कस्टमाइजेबल। क्या समझे, ग्रेडल जो है इज़ कस्टमाइजेबल, ये कस्टमाइजेबल है यार, कस्टमाइजेबल है, ग्रेडल कस्टमाइजेबल है। जैसे कुछ काम करने के लिए आपको स्क्रिप्ट्स लिखने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो जो स्क्रिप्ट्स आप लिखेंगे वो या तो कोटलिन में लिख सकते हैं, ग्रूवी लैंग्वेज या कोटलिन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। देखिए ग्रेडल सीखने में, लिखने में, काम करने में शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा, शुरू में नया लगेगा, तो एक बार आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे, 2-4 बार बना लेंगे, 2-4 बार रन करवाएंगे ग्रेडल को, तो आपको काम करना फिर आसान लगने लगेगा, फिर ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ग्रूवी में आप लिखेंगे या कोटलिन में लिखेंगे और उसका यूज स्केला, जावा और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस कर रहे होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक ना। तो ग्रेडल जो है वो काफ़ी अमेजिंग चीज़ें करता है। ग्रेडल इज़ कस्टमाइजेबल, तो ग्रेडल जब कस्टमाइजेबल है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ग्रेडल भैया, ग्रेडल अलाउ जस्ट टू राइट स्क्रिप्ट्स जो भी हम लिखेंगे, स्क्रिप्ट्स मतलब जो कमांड टाइप जो देंगे, हम कमांड देंगे, बट कमांड को हम स्क्रिप्ट जैसा लिख रहे होंगे कि हाँ भाई पहले ये करो, पहले वो करो, पहले ऐसा करो। तो जो स्क्रिप्ट्स लिखेंगे, अलाउ जस्ट स्क्रिप्ट्स टू राइट इन ग्रूवी और कोटलिन, है ना, एंड यूज इट इन डिफरेंट JVM लैंग्वेजेस, डिफरेंट JVM बेस्ड लैंग्वेजेज। अब JVM बेस्ड लैंग्वेजेज का मतलब क्या है कि जब वो जो प्रोग्राम रन होगा वो JVM में रन होगा, तो जैसे कोटलिन का प्रोग्राम JVM में रन हो रहा होता है आपका, और क्या क्या इधर नए बहुत सारे आ गए हैं ना, जैसे गोलैंग हो गया, कोटलिन हो गया, ग्रूवी, जावा, ये सब JVM बेस्ड प्रोग्राम है। अगर आप JVM बेस्ड प्रोग्राम सर्च करेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सर्च करेंगे तो काफ़ी सारा आपको लैंग्वेज दिख जाएगा, JVM बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ग्रेडल हमें यहाँ यूज करने देता है और बेस्ड लैंग्वेजेस में आप इसको यूज कर सकते हैं, जावा में, और यहाँ पे अगर मैं लिख ही दूँ जावा, कोटलिन, जो भी आपका ग्रूवी, है ना, एंड etc, तो काफ़ी सारा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है आपको थोड़ा, ठीक है, काम करने के साथ साथ इसके साथ। अब दूसरा अगर आप और इसी में एक और चीज़ देखें तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ भाई, कि जो आपका ये तो हो गया, सही है, नीचे आइए बी, ये थोड़ा सा बहुत फास्ट है यार, बहुत फास्ट है, अमेजिंग है, फास्ट, ग्रेडल इज फास्ट, ओके, ग्रेडल इज फास्ट। अब जब ग्रेडल फास्ट है तो भाई ग्रेडल फास्ट है, काफ़ी फास्ट है ग्रेडल यार, बहुत सारी चीज़ों को काम में बहुत आसानी से कर देता है, और इंक्रीमेंटल बिल्ड करता है, आपके जो बिल्ड प्रोसेस हो रहा होता है उसमें ये इंक्रीमेंटल बिल्ड करता है। अब इंक्रीमेंटल बिल्ड कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा मैं समझाऊं, यहाँ मैंने एक एक नोट कर लिया और ये मैं छोड़ना नहीं चाहते, बहुत इंपॉर्टेंट, इंक्रीमेंटल बिल्ड, इंक्रीमेंटल कि ग्रेडल यूजेज, इंक्रीमेंटल
बिल्ड प्रोसेस, ठीक है, बिल्ड प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लीजिए कि 30 जावा फाइल्स हैं, ठीक है, 30 जावा फाइल्स, आपने 30 जावा फाइल कोड किया एक प्रोजेक्ट के लिए, आपने 30 जावा फाइल कोड किया, आपने उसको कंपाइल किया, आप उसको ग्रेडल के साथ कंपाइल कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब आप ग्रेडल के साथ उसको बिल्ड करने की कोशिश करेंगे उस प्रोजेक्ट को, तो मान लीजिए 30 में से 25 फाइल्स कंपाइल हो गए, 5 में कुछ एरर आया, तो 5 में जो एरर आया वहाँ पर आया आपका एरर, मिल गया कंपाइलेशन एरर, आपने देखा, आपने कोड को किया चेंज, कोड को किया मॉडिफाई, अब वो एरर ठीक कर दिया आपने। अब जब दोबारा कंपाइल करेंगे, समझिएगा ध्यान से मेरी बात को, अब जब आप दोबारा कंपाइल करेंगे अपने कोड को, उन 30 कोड को, तो ग्रेडल को उस 30 कोड में से 30 कोड को, उस 30 जावा क्लास को, 30 जो आपके जावा क्लासेस हैं उनको कंपाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रेडल देखेगा कि अरे ये तो ऑलरेडी मैंने कंपाइल कर दिया और ये सही है, तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन हुई नहीं है। तो जिस क्लास में मॉडिफिकेशन नहीं हुई होगी वो ग्रेडल को दोबारा कंपाइल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो ग्रेडल फास्ट हुआ ना। सिर्फ वही क्लासेस कंपाइल होंगे जो ग्रेडल सोच समझेगा कि अरे ये तो मॉडिफाई हुआ है, इसमें तो चेंजेस किए गए हैं। तो आपने 5 चेंजेस किए 5 कोड में, 5 जावा क्लासेस में, जावा क्लास फाइल में, तो 5 फाइल्स फिर से कंपाइल होंगे, बाकी ऑलरेडी कंपाइल्ड है ही, उसके पास डेटा मौजूद है। समझ गए, इसी को बोल रहा होता है इंक्रीमेंटल प्रोसेस, समझे। और फास्ट है भाई, ऑल्सो फास्टर देन, है ना, किससे फास्टर है, थोड़ा उससे भी फास्ट है, मेवन से फास्टर है, बिट फास्टर देन मेवन। क्या समझे, आई होप आप समझ पा रहे होंगे सब चीज़ों को, राइट। और क्या आप इसमें फास्ट है, ठीक है। हाँ, कैसिंग का कॉन्सेप्ट है, ग्रेडल गिब्स केसिंग कॉन्सेप्ट, केसिंग कॉन्सेप्ट्स। अब केसिंग का कॉन्सेप्ट है, कैश, ग्रेडल के पास कैसेस होते हैं, कैश मेमोरी वो जो है ना वहाँ पर, तो और इंटरनली चीज़ें और आसान हो जाती हैं और उसको एक्सेस करना आसान बना देता है, ठीक है। तो ग्रेडल थोड़ा फास्ट हो गया आपका। फिर ग्रेडल क्या है, ग्रेडल भाई पावरफुल है, ये इंपॉर्टेंट है यार, ग्रेडल बहुत पावरफुल है यार, मतलब ग्रेडल इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल थिंग, राइट ना। तो ग्रेडल यार बहुत मज़ेदार है, एंड ग्रेडल इज पावरफुल ऑल्सो, जस्ट राइट हियर यार, पावरफुल। ग्रेडल कैसा भाई, पावरफुल है ग्रेडल, तो ग्रेडल इज पावरफुल ऑल्सो, राइट ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। तो ग्रेडल बहुत ज़्यादा आसान बना देता है और बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ों को कर देता है, ठीक है। और क्या करता है कि ग्रेडल जो है इसके पास एक ग्रेडल गिब्स ग्रेडल रैपर प्रॉपर्टी, इसके पास जो है ग्रेडल गिब्स ग्रेडल डब्ल्यू, ग्रेडल डब्ल्यू मतलब ग्रेडल रैपर होता है ये, ग्रेडल रैपर। अब इसका क्या काम होता है ग्रेडल रैपर का, कि भाई मान लीजिए कि आप कहीं पर काम कर रहे हैं कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर इक्लिप्स मौजूद नहीं है, जहाँ पर आपका कोई डिफरेंट टाइप का ओएस है जिसके लिए ग्रेडल का टूल जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप ग्रेडल रैपर का प्रयोग करके ग्रेडल का यूज कर सकते हैं, बिना इंस्टॉल किए अपने सिस्टम में ग्रेडल को यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यूज हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ग्रेडल इसलिए पावरफुल भी है और काफ़ी सारे चीज़ को लेकर के चलता है, तो आप ग्रेडल को यूज कर सकते हैं। ग्रेडल गिव्स ग्रेडल रैपर, ओके, टू वर्क विथ डिफरेंट इन्वायरमेंट हम लिख सकते हैं, है ना, टू वर्क विदाउट इंस्टॉलिंग इट, है ना। और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि एबिलिटी ग्रेडल के पास क्या है, ग्रेडल गिव्स या ग्रेडल अलाउज अस, है ना, अलाउज अस टू यूज मल्टीपल रिपोजिटरीज। मल्टीपल रिपोजिटरी मतलब होता है
रिपोजिटरी का मतलब ऐसा आप कह सकते हैं छोटा सा डेटाबेस है जहाँ पर कुछ चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, जैसे जहाँ पर जार्स पड़े हुए हैं, स्प्रिंग के जार्स, हाइबरनेट के जार्स, तो वो एक रिपोजिटरी में पड़े हुए हैं ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि ग्रेडल अलाउज अस टू यूज मल्टीपल रिपोजिटरीज, लाइक गूगल का अपना रिपोजिटरी होता है, मेवन का होता है, ग्रूवी का होता है, और क्या क्या होता है यार भाई, आईवी है ना, मेवन का होता है, आईवी रिपोजिटरीज होता है, और लोकल फाइल सिस्टम को भी आप रिपोजिटरी एज अ ट्रीट करवा सकते हैं। तो थोड़ा पावरफुल है, इस सब के चलते ये पावरफुल भी है, राइट। समझ गए होंगे आप अब तक पावरफुल का मतलब, है ना। और मेक्स द बिल्ड प्रोसेस सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये इसके कुछ जनरल फीचर्स हैं, ओवरऑल फीचर्स। टेक्निकल फीचर्स और भी हैं, मतलब टेक्निकल फीचर्स अभी तो हमने बात ही नहीं किया है भाई, कि टेक्निकली कोड के तौर पर कैसे जो है वो काम कर रहा होता है, राइट। तो वो हम देख रहे होंगे, बट अभी हम यहाँ पे रहने देते हैं एंड सी आर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि बिल्ड टूल होता है ग्रेडल। थोड़ा रिकैप ले लेते हैं एक बार कि बिल्ड टूल होता है ग्रेडल, अभी और आगे बताऊंगा, बट अभी यहाँ समझते हैं कि ग्रेडल क्या होता है। बिल्ड ऑटोमेशन टूल होता है जो आपके प्रोजेक्ट को ऑटोमेट करने में, मतलब बिल्ड, जो आप बिल्डिंग प्रोसेस करोगे अपने प्रोजेक्ट को, जो बिल्ड करोगे उसको प्रोसेस को बिल्कुल ऑटोमेट कर देता है, ठीक है। हमारे पास डॉट बैच फाइल होता है, बट वो इतना अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें एक एक कोड आपको लिखना पड़ता है, और ये हर एक चीज़ के लिए आपको इतना लिखना पड़ेगा, तो सोचो कितना टेंशन वाला बात है। अभी भी सिरदर्द है ही वही वाला बात, ठीक ना। तो सिरदर्द थोड़ा सा कम हुआ है, बट सिरदर्द अभी भी बहुत तेज़ है ना, वो वाली बात है। तो वो डिसएडवांटेज है। फिर हमारे पास आता है एंट टूल। तो एंट टूल के बाद थोड़ा थोड़ा चीज़ है, मतलब आपका समझिए कि आधा बुखार उतरा है, आधा बुखार नहीं उतरा है। अब आता है हमारे पास ग्रेडल जो पूरा बुखार उतार देता है, बोलता है नहीं भैया आप तुम यूज कर लो, जम के मुझे यूज करो, मैं तुमको बहुत सारे फीचर्स दूंगा। ग्रेडल जो है फास्ट है, कस्टमाइजेबल हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं कि आप कहीं से भी, ये गूगल मैवन, ये जो रिपोजिटरीज लिखे हुए हैं, अरे यहाँ पर मान लीजिए पड़े हुए हैं आपके जार फाइल्स या कोई प्लगइन्स, है ना। यहाँ मैं लिख ही देता हूँ यार, टू गेट प्लगइन्स या जार्स एंड etc। अगर कोई लाइब्रेरी चाहिए, कोई जार्स चाहिए, तो आप इन रिपोजिटरीज के पास जाएंगे, लिखेंगे मेवन रिपोजिटरी, तो आ जाएगा मेवन रिपोजिटरी। सोचिए, तो दूसरे का रिपोजिटरीज भी यूज कर सकता है ग्रेडल ईजिली। मेवन में सिर्फ मेवन का रिपोजिटरी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर पावरफुल है इतना कि भाई ये सब कुछ अलाउज करता है। तो ये पावरफुल, आप इसको बोल सकते हैं कि ग्रेडल इज टू पावरफुल ऑल्सो। सो दिस आर द सम गुड थिंग्स अबाउट ग्रेडल, राइट। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ग्रेडल जो हम सीखेंगे दो तरीके से सीखेंगे, ओके। वी विल लर्न ग्रेडल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, वी विल लर्न ग्रेडल। मैं जो आपको सिखाऊंगा ग्रेडल, क्योंकि ये कैंसल यार, क्या हो जाता है यार, इसको यहाँ स्टार लगाते हैं। वी विल लर्न ग्रेडल बाई इन टू वेज। और कैसे वो हम देखेंगे, पहले हम सीखेंगे CLI, ठीक है, ग्रेडल CLI, कि ग्रेडल कमांड लाइन इंटरफेस के साथ कैसे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कई बार आपको दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम मिले जहाँ पर, जैसे आप Ubuntu पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं, और वहाँ पर अवेलेबल नहीं है ग्रेडल, और कुछ कंपनी का ऐसा प्रेशर है कि जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट फिनिश करना है आपको, तो उस केस में आप ग्रेडल CLI का प्रयोग करेंगे। और यही पॉइंट होगा कि अगर आप इतना कुछ काम करेंगे, आपके और भी जो दोस्त होंगे या कोलिग्स होंगे वो नहीं जानते होंगे ग्रेडल को अच्छे से, ग्रेडल CLI वगैरह नहीं सीख रहे होंगे, तो ही एक चांस होगा कि अगले अप्रेजल में आपका सैलरी बढ़ सकता है। यस और नो? यस। अगर आप वो काम करेंगे, बार बार अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो भाई आपकी तो बनेगी ना यार, राइट। तो ग्रेडल CLI अब पढ़ेंगे तो भाई इस चैनल पे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेंगी, इसलिए आराम से देखिए और समझिए। थोड़ा सा लंबी वीडियोज रहती हैं, बट यार स्टिल मैं ये कोशिश करता हूँ कि पूरा आपको बता दूं सब चीज़ें, ताकि कुछ छूटे ना। आप जब बने तो एक झक्कास प्रोग्रामर बने, मस्त प्रोग्रामर बने, मस्त कोडर बने, डेवलपर बने, सॉफ्टवेयर डेवलपर बने, राइट। इसलिए मैं पूरा बताता हूँ। मैं सोचता हूँ भाई चलो रहने दो, वीडियोज लंबी होंगी, थोड़ा ध्यान लोग लगाएंगे, जो लोग एफर्ट करेंगे, जो मेहनत करेंगे, वही इसको झेल भी सकते हैं इन सब लंबी वीडियोज को, राइट। और वो सब सीखेंगे भी। यस। ग्रेडल CLI दूसरा हम सीखेंगे, हम लोग कैसे सीखेंगे, इन STS, ग्रेडल इन STS, जो हमारा स्प्रिंग टूल सूट होगा, या इक्लिप्स, क्योंकि STS और इक्लिप्स जो है बोथ आर लाइक 99.99% सिमिलर, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक ना। तो हम लोग
इन दो तरीक़ों से CLI ये सीखेंगे। अब इंस्टॉल करना है हमें, तो इंस्टॉल करना है। ओके ओके, इंस्टॉलिंग, यस, रेडी, सेटअप रेडी, ओके, या इंस्टॉलिंग Gradle। ओके, तो इंस्टॉलिंग Gradle के लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा ना, तो हम क्या किए कि भाई डाउनलोड Gradle फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से Gradle को जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। क्या Gradle डाउनलोड, और यहाँ पे आ जाएगा इंस्टॉलेशन Gradle, एक इसका जो भी होगा यहाँ पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे नहीं आते हैं, बैक आते हैं और देखते हैं ज़रा Gradle रिलीज पे जाते हैं, रिलीजेज, Gradle रिलीजेज यहाँ आते हैं। देखिए यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है 7.4.2, इस पर देखो आप कंप्लीट लिखा हुआ है, राइट। तो इन कंप्लीट पर हम क्लिक कर देंगे। कंप्लीट वाला डाउनलोड करना है। बाइनरी का मतलब सिर्फ इंस्टॉलेशन फाइल आएगा आपका, एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो नहीं मिलेगा। तो मैं कंप्लीट डाउनलोड करूंगा जहां पर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अवेलेबल हो। तो कंप्लीट पर क्लिक करेंगे तो जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। और जब जिप फाइल डाउनलोड होगा तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं वो आपको चलिए दिखा देता हूँ डायरेक्ट। तो जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा और जिप फाइल जैसा ये हमारा डाउनलोड हो गया, ये देखो आप, जिप फाइल जो है हमारा Gradle, यहाँ पर हमारा जो है ये एक जिप फाइल है, ये जो डाउनलोड हो गया हमारा, ठीक है। इस जिप फाइल को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और ये बस इंस्टॉल करने का प्रोसेस ज़्यादा कुछ खास है नहीं। यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एंड ये हमसे बोलेगा ठीक है भैया एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा वेट भी कर लेंगे एक्सट्रैक्ट होने के लिए, राइट। ये देखिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ये। अब इसको एक्सट्रैक्ट होने देते हैं तब तक, है ना, तब तक हम लोग इधर आते हैं, बोलते हैं आ जाओ भाई अपने काम करते हैं। अब एक्सट्रैक्ट जैसे ही हो जाएगा तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो कुछ चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है आपको, सर्च करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ओके, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आप जाएंगे और देखेंगे क्या ध्यान में रखेंगे। वो देखिए ध्यान में रखने वाली क्या बात है। ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल खुलेगा, एडिट, यहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आएंगे और यहाँ पे आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या जावा होम है, देखिए यहाँ पर मैग्नीफाई करता हूँ भाई, मैग्नीफाई कर देता हूँ। यहाँ मैं आता हूँ और देखिए क्या है, यहाँ क्या जावा डैश होम लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ से आप एक न्यू बटन पर क्लिक करेंगे और इसको लगा लेंगे, ठीक है। और आई थिंक ये नहीं होगा आप में भी, तो आप न्यू पर क्लिक करके यहाँ से एडिट, देखिए यहाँ पर वेरिएबल के नेम में क्या लिखेंगे, जावा अंडरस्कोर होम। और ये जो फाइल है जहाँ पर इंस्टॉल हुआ है ना जावा, आपका जो भी आपका JDK का वर्जन है, JDK 11, JDK 8, JDK 9, JDK 10, 12 जो भी है वो डाल देंगे, क्योंकि जब भी हम यूज करेंगे तो जावा का ये 11th वर्जन यहाँ पर यूज हो रहा होगा, यहाँ से उठाएगा जावा अंडरस्कोर होम से, ठीक है, यहाँ से उठाएगा। ओके, अभी ये मेरे में ऑलरेडी है, मैंने सेट कर रखा है, तो अभी ये कर देंगे इंस्टॉलेशन फोल्डर, ठीक है। ये आपको लगा देना सबसे पहली बात। ओके, दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पर पाथ जो है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक और चीज़ चेक करना है कि ये जो पाथ है ऊपर में यूजर वेरिएबल में, इसमें ये जो पाथ है, इस पाथ में ये सेट होना चाहिए बिन, ठीक है। सी प्रोग्राम फाइल्स नहीं, जहाँ पर आपका Gradle है उसका बिन फोल्डर सेट होना चाहिए, ठीक है। ये दो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है, समझ गए। ये बिन अगर नहीं होगा तो आप ऐड कर लेंगे, राइट। अब ऐड कर लेंगे। यहाँ मैं 1 मिनट काम करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। आपको ये करना पड़ेगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको खोलूँगा तो इसमें जो है हमारा Gradle 7.4.2 ये जो बिन नाम का डायरेक्टरी दिख रहा है, यहाँ से लोकेशन हम लोग क्लिक करके कॉपी करेंगे और वहाँ पर जा करके पाथ में आप पेस्ट कर देंगे, ठीक ना। एक पाथ में उसमें अलग पेस्ट कर देंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, बिन वाली बात। तो यहाँ तक आपको करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के लिए। ओके, फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट एज जिप फाइल एंड एक्सट्रैक्ट इट। आपको उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वेबसाइट का मैं लिंक डाल दूँ क्या? ओके, अगर मैं लिंक डाल देता हूँ तो gradle.org, सिर्फ यही इंटर करते हैं Gradle. एक मिनट बैक, ये तो बार आ गया, यहाँ से बैक में जाते हैं। Gradle रिलीजेज ये वेबसाइट है, तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, वो कि भाई चेक
द और हाँ मेक श्योर ऐसा लिख देते हैं कि मेक श्योर यू हैव सेट मेक श्योर you have set the below variables and values in environment variable और वो क्या है वो देखिए। तो वो ये है, इसको पहले मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल में जो आपका सिस्टम वेरिएबल है, ठीक ना, इसमें क्या होना चाहिए, वेरिएबल जो आपका होगा जावा होम _जावा होम, ठीक है। इसके पास जो वैल्यू डालना होगा इसके जगह पर, इस वैल्यू में आप क्या डालेंगे, सिर्फ लोकेशन ऑफ जावा इंस्टॉलेशन फोल्डर, बिन का नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा, बिना बिन का डालना है, लोकेशन फोल्डर, ओके, जो भी होगा। उसके बाद यूजर वेरिएबल में, है ना, यूजर वेरिएबल में जो पाथ होता है, वेरिएबल पाथ करके, ठीक है, वेरिएबल पाथ करके जो वेरिएबल है, इसमें वैल्यू ऐड कर देना है। पहले से भी उस पाथ में वैल्यू रहता है, तो एक आपको नया वैल्यू ऐड कर देना है। नया क्या ऐड करना है कि भाई लोकेशन ऑफ ग्रैडल /bin फोल्डर, ओके, बिन फोल्डर, ये /bin तक का आपको लोकेशन डाल देना, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये सिस्टम वेरिएबल में आपको चेंज करना है, वो यूजर वेरिएबल में चेंज करना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ध्यान रखिएगा, ये दो चीज़ें आपका ज़रूर होना चाहिए। ऑलरेडी अगर पहले से है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है, आई थिंक कि आपका जो पहले से होगा वो जावा होम हो भी सकता है, आपका बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी होगा, जावा इंस्टॉल होगा तो, और नहीं होगा तो कर लीजिएगा। और बाकी यूजर वेरिएबल में जो आपको ये चेंज करना है ग्रैडल के बाद, ये ज़रूर करना है। अरे यार ये हट गया यार, यूजर वेरिएबल में फिर से लिखना पड़ेगा वैल्यू। इसके वैल्यू में क्या लिखना है भाई कि लोकेशन ऑफ द ग्रैडल इंस्टॉलेशन /bin फोल्डर, ये ध्यान रखने वाली बात है। जहाँ तक बिन फोल्डर होगा वहाँ का लोकेशन जो है आपको ज़रूर अपडेट कर देना है, वरना आएगा दिक्कत भाई, समझ जाइएगा, ठीक है। तो हमने ग्रैडल को कर लिया है इंस्टॉल। यहाँ देखिए ग्रैडल अभी हमारा है, ये सारा इंस्टॉल हो गया है ना। तो जो भी हमारा ग्रैडल इंस्टॉल हुआ है, फाइन यार। ये अभी देखिए यहाँ तो पहले से मेरा पुराना ग्रैडल ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो वो मेरा काम करेगा। ये तो मैंने अभी डाउनलोड किया तो टाइम ले रहा है। इसको CMD खोलेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, और कोई भी कमांड प्रॉम्प्ट, पावर सेल, गिट बैश, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम ग्रैडल, ये पुराना वर्सन मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा, डैश वर्सन, तो ये मेरे को ग्रैडल का वर्सन बता देगा। और नए वाले के लिए मुझे ये सेट करना पड़ेगा, तो नया तो अभी इंस्टॉल ही हो रहा है और ये थोड़ा टाइम ले रहा है। आई डोंट नो टाइम ले रहा है, बट लेट्स सी यार, टाइम ले रहा है तो ठीक है, और क्या ही कर सकता है, मतलब जस्ट सी, वेट, लेट्स वेट। क्या मैं बताऊँ, यहाँ पर तो काफ़ी टाइम ले लिया ये। मैं पावर सेल खोलता हूँ ज़रा, यहाँ सर्च करके देख लेते हैं क्या ही दिक्कत है ना। CLS मैंने लिखा ग्रैडल डैश वर्सन, ये मुझे ग्रैडल का वर्सन बताएगा अगर अच्छे से ग्रैडल इंस्टॉल है। देखिए 7.4.2, अच्छा ये इंस्टॉल है मेरे में 7.4.2, ओके। ये मैंने इसी दिन जब लगाया होगा कभी बहुत पहले, है ना, तो यही वर्सन है। चलिए अच्छी बात है, हमारे में इंस्टॉल है तो वो वर्सन आपको दिखाई देती है। नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगा, तो चेक कर लीजिएगा यहाँ पर, है ना, कि रन कमांड, रन CMD, क्या रन करना है आपको, तो रन करना है ग्रैडल डैश वर्सन, ठीक है। ये आप चेक कर लेंगे, फाइन यार। तो ये मैं आपको दे दूंगा, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टॉलेशन तक तो हो गया, आगे हम लोग देखेंगे और सारी चीज़ें। एंड आई होप अब आप समझ गए होंगे कि बिल्ड प्रोसेस का क्या मतलब है। ये वीडियो में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्ड प्रोसेस क्या हो रहा होता है, बिल्डिंग एप्लीकेशन कैसे होती है, और ग्रैडल कहाँ पर यूज होता है। तो ये सारे काम को हमारा ऑटोमेट करवा देगा बिल्ड प्रोसेस को, कौन, ग्रैडल। बैच फाइल अच्छा नहीं है, एंट अच्छा नहीं है, ठीक है, ग्रैडल बहुत अच्छा है, मेवन बहुत अच्छा है, तो हम उसमें से ग्रैडल सीख रहे हैं। फाइन, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक